आज हम आधुनिक इतिहास की एक ऐसी घटना की गहराई में जाएंगे जिसने पूरी दुनिया की भू राजनीति को हिला कर रख दिया। हम बात कर रहे हैं 28 फरवरी 2026 को ईरान की टॉप लीडरशिप पर हुए उस असाधारण हमले की। बिना किसी पक्षपात के, बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से आज इस घटना की परतों को खोलते हैं। इसके पीछे की तकनीक, योजना और ग्राउंड रियलिटी आखिर क्या थी? आइए इस पूरे ऑपरेशन की बुनियाद से शुरुआत करते हैं। तो चलिए सीधे मैं मुद्दे पर आते हैं। सबसे बड़ा सवाल ये था कि उस टारगेट को आखिर कैसे खत्म किया जाए जो पिछले 36 सालों से दुनिया के सबसे सुरक्षित लोगों में शामिल थे। एक ऐसी जगह जहां 5 किलोमीटर लंबा अंडरग्राउंड टनल नेटवर्क हो और हजारों एलीट गार्ड्स पहरा दे रहे हों। 2017 तक स्थिति बिल्कुल एक डेडलॉक जैसी थी। अगर न्यूक्लियर साइंटिस्ट को टारगेट किया जाता तो उनकी जगह नए साइंटिस्ट आ जाते, साइट्स पर हमला होता तो उन्हें और गहराई में शिफ्ट कर दिया जाता। उस वक्त इस किले को भेदना लगभग नामुमकिन सा लग रहा था। लेकिन ये नामुमकिन स्थिति आखिर बदली कैसे? कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है 31 जनवरी 2018 को। तेहरान के एक वेयरहाउस में मोसाद ने एक ऐसी चोरी को अंजाम दिया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। वहां से लगभग आधा टन सीक्रेट न्यूक्लियर डॉक्यूमेंट्स और डिस्क्स चुराई गईं। इन डॉक्यूमेंट्स ने खुफिया एजेंसियों को एक रियलिटी चेक दिया। उन्हें पता चला कि ऐसी कई गुप्त जगह हैं जिनका उन्हें अंदाजा तक नहीं था। बस यहीं से स्ट्रैटेजी में एक बड़ा शिफ्ट आया। अब मकसद सिर्फ न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोकना नहीं रह गया था, बल्कि पूरी कोर लीडरशिप को ही हटाने का फैसला कर लिया गया। अब थोड़ा उस अभेद्य किले के बारे में जान लेते हैं जिसे पैस्चर स्ट्रीट कंपाउंड कहा जाता था। तेहरान का ये 30 एकड़ का कंपाउंड 3 अलग अलग सुरक्षा परतों में घिरा था। सबसे बाहरी लेयर में अंसार अल महदी जैसी रैपिड रिएक्शन यूनिट्स तैनात थी। थोड़ा और अंदर जाएं तो बीच की 350 मीटर की लेयर में खतरनाक मोबाइल फ्रीक्वेंसी जैमर्स और रोटेटिंग कैमरास लगे थे। और एकदम अंदर जो 500 मीटर का इनर कोर था, वहां सिर्फ और सिर्फ वली अल अम्र के एलीट गार्ड्स थे जो सीधा सुप्रीम लीडर को रिपोर्ट करते थे। और गौर करने वाली बात यह है कि असल खतरा जमीन के ऊपर तो था ही नहीं, असल किला जमीन के नीचे था। लाविजन बंकर। ये बंकर इतना गहरा था कि एलिवेटर से नीचे उतरने में ही पूरे 5 मिनट लग जाते थे। इस 5 किलोमीटर लंबे टनल नेटवर्क में 8 ऐसी गुप्त एग्जिट्स थीं जिन्हें जानबूझकर स्कूल्स, हॉस्पिटल्स और वैक्सीनेशन सेंटर्स जैसी आम जगहों के नीचे बनाया गया था। मकसद बिल्कुल साफ था, किसी भी हमले की स्थिति में आम जनता की आड़ में सुरक्षित निकल जाना। तो ऐसे किले को भेदने के लिए जो खुफिया जानकारी जुटाई गई, आइए उसकी स्केल और निगरानी के तरीकों को समझते हैं। इन्फिल्ट्रेशन का लेवल इतना गहरा था जिसकी कल्पना भी मुश्किल है। खुफिया एजेंसियों ने हर एक रास्ता अपनाया। प्लम्बर्स और क्लीनर्स के भेष में एजेंट्स प्लांट किए गए। यहां तक कि कंपाउंड से निकलने वाले कचरे और आने वाली फूड डिलीवरीज पर भी नजर थी कि अंदर खाना क्या जा रहा है। साइबर वॉरफेयर की बात करें तो गार्ड्स के फोन्स में पेगासस स्पाईवेयर डाल दिया गया था और बिना अपडेट किए गए चाइनीज कैमरास को बाहर से कंट्रोल किया जा रहा था। ऊपर आसमान में यूएस की KH-11 सैटेलाइट गाड़ियों की नंबर प्लेट तक ट्रैक कर रही थी और ओरायन सैटेलाइट सारे कम्युनिकेशंस को इंटरसेप्ट करके ऑस्ट्रेलिया के पाइन गैप बेस भेज रही थी। ये बिल्कुल किसी चूहे और बिल्ली के खेल जैसा चल रहा था। एक तरफ बचाव के लिए अंदर किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को लाने पर सख्त पाबंदी थी। इंटरनल कम्युनिकेशंस के लिए सिर्फ फाइबर ऑप्टिक केबल्स का इस्तेमाल होता था और वीआईपी मेहमानों को आंखों पर पट्टी बांधकर अंदर लाया जाता था। वहीं दूसरी तरफ इन्फिल्ट्रेशन इतना जबरदस्त था कि लाइव कैमरा फीड्स हैक हो चुकी थीं और देश भर में हजारों ड्रोन्स स्मगल करके पहले से ही छुपाए जा चुके थे। आप जरा इस आंकड़े पर ध्यान दीजिए, 98.7%। ये कोई आम नंबर नहीं है। ये पैलेंटियर मैवन AI सिस्टम की एक्यूरेसी का आंकड़ा है, जिसने टारगेट की हर एक मूवमेंट की भविष्यवाणी लगभग पूरी सटीकता के साथ कर दी थी। आखिर AI की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि लाखों गीगाबाइट्स का डेटा प्रोसेस करना इंसानी दिमाग के बस की बात नहीं है। AI सिस्टम ने सिर्फ 90 मिनट के अंदर पूरा पैटर्न ऑफ लाइफ निकाल कर रख दिया। ड्राइवर की शिफ्ट कब बदल रही है, कॉन्वॉय निकलने का एग्जैक्ट वक्त क्या है, अगर मैं राउट ब्लॉक हो तो बैकअप राउट क्या होगा, यहां तक कि लोगों के चलने के ढंग और बॉडी पॉस्चर को भी क्लोजली एनालाइज किया गया ताकि हमले के वक्त असली टारगेट और बॉडी डबल्स के बीच आसानी से फर्क किया जा सके। लेकिन बिना भू राजनीतिक बदलाव यानी जियोपॉलिटिकल शिफ्ट्स के इतना बड़ा ऑपरेशन संभव नहीं था। दुनिया भर के हालात इस ऑपरेशन के मुताबिक बनते चले गए। अक्टूबर 2023 के हमले के बाद पूरे मिडल ईस्ट में टेंशन अपने चरम पर थी। फिर नवंबर 2024 के यूएस इलेक्शंस आते हैं। सत्ता में बदलाव और बड़े डोनर्स के प्रभाव के चलते इजराइल को आगे बढ़ने का रास्ता मिला।
जून 2025 में ऑपरेशन राइजिंग लाइन शुरू किया गया और इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए नवंबर 2025 में इस पूरे एलिमिनेशन ऑपरेशन की फाइनल टाइमलाइन पक्की कर ली गई। और फिर वक्त आया उस दिन का जिसने सब कुछ बदल दिया, 28 फरवरी 2026। यहाँ सबसे अहम मोड़ आती है आखिरी दिनों की इंटेलिजेंस। 23 फरवरी को पता चल चुका था कि 40 टॉप लीडर्स की एक बड़ी मीटिंग होने वाली है, लेकिन सालों से जिस मौके का इंतजार था वो गोल्डन अपॉर्चुनिटी आई 27 फरवरी को, जब ये कंफर्म हुआ कि मीटिंग उस गहरे बंकर में नहीं बल्कि जमीन के ऊपर सरफेस बिल्डिंग पर होने वाली है। मीटिंग का वक्त भी सुबह का कर दिया गया। इस एक जानकारी ने पिछले सारे समीकरण बदल दिए और उसी दिन दोपहर में फाइनल अप्रूवल भी मिल गया। अब वक्त बिल्कुल नहीं बचा था। अब इसके बाद की मिनट बाय मिनट डिटेल गौर से सुनने वाली है। सुबह ठीक 7:30 बजे F-35 और F-15 फाइटर जेट्स अपने बेसिस से निकलते हैं। 750 तक एयर स्पेस ब्रीच किया जाता है और पास्चर स्ट्रीट कंपाउंड के आसपास के सारे मोबाइल टावर्स जैम कर दिए जाते हैं। गार्ड्स का आपस में संपर्क बिल्कुल टूट चुका था और ठीक 9:40 पर उस मीटिंग वाले एग्जैक्ट सरफेस कंपाउंड पर एक बेहद सटीक मिसाइल स्ट्राइक होती है। यह सब इतनी तेजी से हुआ कि किसी को संभलने तक का मौका नहीं मिला। लेकिन एक बड़ा सवाल है कि इतने मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम को आखिर बाईपास कैसे किया गया। इसके 3 हिस्से थे। पहला, सालों पहले रशियन मेड S-300 सिस्टम में जो मालवेयर छुपाया गया था, अचानक उसे एक्टिवेट करके राडार स्क्रीन्स को ब्लैंक कर दिया गया। दूसरा, US EA-18G ग्राउलर्स ने मैसिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से बचे हुए सिग्नल्स को पूरी तरह जैम कर दिया। और तीसरा, जो ड्रोन्स देश के अंदर पहले से स्मगल थे, उन्हें एक्टिवेट करके इन अंधी हो चुकी एंटी एयरक्राफ्ट बैटरीज को तबाह कर दिया गया। एयर स्पेस बिल्कुल साफ हो चुका था। और एयर डिफेंस नष्ट होने के बाद 30 से ज्यादा ब्लू स्पैरो मिसाइल्स दागी गईं। ये मिसाइल्स आसमान से वापस आते हुए हाइपरसोनिक स्पीड पकड़ती हैं और अपने ठीक उसी निशाने पर जाकर गिरी जहां मीटिंग चल रही थी। इस अनप्रेसिडेंटेड जॉइंट स्ट्राइक के नतीजे क्या निकले, आइए इस पर एक नजर डालते हैं। जमीन पर मंजर बहुत अलग था। पास्टर स्ट्रीट कंपाउंड का वो हिस्सा पूरी तरह मिट्टी में मिल चुका था। 40 टॉप लीडर्स उस हमले में मारे गए, लेकिन असर सिर्फ जमीन ही नहीं था। ठीक 12 मिनट बाद एक और झटका लगता है। आम जनता के स्मार्टफोन्स पर मौजूद बड़े सवा प्रेयर ऐप हैक हो जाता है और एक नोटिफिकेशन आता है, वी हेल्प हैज़ अराइव्ड, यानी मदद आ चुकी है, साथ ही सरेंडर करने का संदेश। एक तरफ कंपाउंड की तबाही थी और दूसरी तरफ जनता के दिलो दिमाग पर किया गया एक जबरदस्त मनोवैज्ञानिक साइबर अटैक। अंत में ये पूरी घटना कई अनुत्तरित सवाल छोड़ जाती है। इस मीटिंग में मौजूद कुद्स फोर्स के जनरल इस्माइल कानी पिछली 9 बार की तरह इस बार यानी अपने 10वें हमले में भी आखिर कैसे बच निकले। क्या इस अभेद्य किले और इतनी कड़ी सुरक्षा को भेदने में सबसे बड़ा हाथ अंदर के ही किसी भेड़िए का था? ये एक ऐसी खुफिया और रोचक पहेली है जिस पर एक्सपर्ट्स आज भी लगातार बहस कर रहे हैं, और इसी सोचने पर मजबूर कर देने वाले सवाल के साथ ये विश्लेषण यहीं खत्म होता है।